आपकी बातें सुनकर कि आपके अंदर कितने इनोवेशंस, क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो भी हमें अब पता लग रहा है। और आप सबने यहाँ पे आके जो प्रेजेंटेशन दी और आप सबके जो चेहरे देख रहे हैं, वो लगता है कि सब बड़े खुश हैं कि यहाँ पर आज हमें भी एक अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। इस सब में हमारी जो बहुत बड़ी मेहनत की है इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी जी, तो उनके सम्मान में विद्या भारती शिक्षा संस्थान में 2 पुस्तकें हैं, इंटीग्रेटिंग भारतीय नॉलेज सिस्टम इन कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, और दूसरा है इनसाइट फॉर करिकुलम एंड कंटेंट इन कॉमर्स एंड बिजनेस। तो पहले उनको जरा भेंट करके सम्मानित कर देते हैं आप सबकी तरफ से। अर्शिता जी, इनकी भी बड़ी मेहनत है, अर्शिता जी की भी, इनकी भी, तो इन सबको सम्मानित कर देते हैं। अपना देश भारत, इसके बारे में 4 बातें बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं। पहली बात है विश्व गुरु भारत। तो पूरी दुनिया को जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, वो भारत ने दी। परंतु जो कॉमर्स रिलेटेड चीज है वो है सोने की चिड़िया भारत। गीत है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब सोने की चिड़िया मतलब पेड़ों पे सोने की चिड़िया थी क्या? हर घर में इतना सोना चांदी था कि लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और सोने की चिड़िया जो होती है वो होती है व्यापार से, व्यवसाय से, बिजनेस से। तो कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा थे तब वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 48% था। जब मुसलमानों ने अपने देश का शासन संभाला तब वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 36% था। जब अंग्रेजों ने हमसे शासन ले लिया तो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 18% था। जब इंग्लैंड भारत को छोड़कर गए तो वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा आधा % था, जो अब जाकर के कितना % हो गया है? बता सकते हैं आप में से कोई? मैंने उंगली भी खड़ी कर दी है, 3%। ऐसा क्यों हुआ कि हम आधा % पे रह गए? क्योंकि हमारा सारा इंडस्ट्रीज, उनको अंग्रेजों ने पूरा कानपुर का जो हमारा कपड़ा उद्योग था, कलकत्ता का जो हमारा जूट उद्योग था, हमारा सहारनपुर का, हमारा मुरादाबाद का, तो सब यूपी में रहने वाले अलग अलग सेगमेंट के हैं। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज कितनी फेमस होती थी। फिरोजाबाद का, औरंगाबाद का चूड़ियाँ थी, साड़ियाँ थी, बर्तन का काम था, ये थे ना सारे। आज कहाँ गए? तो ये भारत के अंदर हमारा जो एक वर्ल्ड के अंदर सोने की चिड़िया भारत थी, हमें फिर भारत को सोने की चिड़िया बना। और जब हम अर्थशास्त्र की, वाणिज्य की बात करते हैं तो अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो महाभारत के अंदर विदुर नीति, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज्य धर्म चलाने के लिए जो संदेश दिया, महर्षि नारद ने 108 सवाल युधिष्ठिर से, वो जब राजा थे तो पूछे थे। उनमें अधिकांश विषय जो है अर्थशास्त्र के थे। आप लोग जब महाभारत का स्टडी करेंगे तो ज्ञान का बहुत बड़ा ग्रंथ है। यानी कर कैसा होना चाहिए? तो महाभारत में कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे गाय के थन से बछड़ा दूध पीता है और बाकी दूध किसके लिए छोड़ देता है? तो टैक्सेशन सिस्टम। हमारा एक्सपेंडिचर सिस्टम कैसा होना चाहिए वो भी बताया है कि हमें अपनी आय का एक भाग अपने पूर्वजों के लिए देना है, एक भाग वर्तमान के लिए रखना है,
एक भाग हमने भविष्य के लिए रखना है और एक भाग हमने दान के लिए और समाज के कार्य के लिए रखना है। वहीं से शायद कहावत चली होगी, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। फिर अर्थशास्त्रों की बात करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है जैसे आप सब लोग कॉमर्स इकोनॉमिक्स अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो जितने भी कोटेशन है डेफिनेशंस है वो सब फॉरनर्स की है। यानी टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योर का इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स है तो इसके नाम है एडम स्मिथ है, सब नाम और उनको कुछ नहीं आता, गधे सारे अगर मैं बोलूं तो। अब टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आप कहीं प्रैक्टिकली लागू कर सकते हो क्या? आदमी को मशीन माना हुआ है। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे, खोखला है सारा का सारा सिस्टम। हमारे यहाँ पर एक बात बताई गई कि हमें जो है हमारे ग्रंथों में भी है कि जो इनकमिंग एक्सपेंडिचर है ना उस पर कम खर्च करना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्यों? वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आपको हमेशा के लिए काम आएगी। आपने एक कोट पहना 10,000 रुपए का, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है? और आपने 10,000 रुपए का एक कड़ा बनाया सोने का, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है ना? तो कहते हैं कि हमें खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी बताया गया है। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ पर हर चीज बहुत गहराई से विचार की गई है, परंतु चूंकि हमें वो ना तो हमारे सिलेबस में ना पाठ्य पुस्तकों में है और चूंकि हमारा सारा जो सिस्टम है वो सिलेबस, एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ओरिएंटेड है, तो इसलिए हमें भी उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने छात्रों को हमें इसकी बैकग्राउंड बताने दी चाहिए कि हम कहाँ थे जीडीपी में, आज हम कहाँ पर हैं, क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है। दूसरा विषय जो था वो है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम कॉमर्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के टीचर हैं तो केवल हमसे नहीं जुड़ा हुआ, जो साइंस का टीचर है उसको अपने घर की इकोनॉमी नहीं चलानी है, जो हिंदी अंग्रेजी के टीचर है तो अपने घर का बजट चलाना है कि नहीं चलाना है। वैसे आप लोगों ने जो अधिकांश बातें की उनमें से कुछ को छोड़कर तकरीबन वो सारी जो कॉमर्स फेयर हो सकता है ना, क्विज कॉन्टेस्ट है, पेपर रीडिंग है, मॉडल प्रिपरेशन है, उसके ऊपर ज़्यादा थी, वो भी एक आवश्यक अंग है। परंतु हमारी क्लासरूम टीचिंग बच्चे को उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके लिए भी कुछ बातें आप लोगों ने बताई, कुछ कर भी रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने घर का बजट बनाया है? बहुत बढ़िया, काफियों ने बनाया है। हमने अपने घर के एनुअल बजट, मंथली बजट बनाया है। एनुअल भी बना लीजिए, मंथली बेसिस पे 12 महीने का जोड़ लीजिए तो वो 1 साल का हो जाएगा। उस बेसिस पे अगले साल का बजट, इनकम के हेड क्या क्या है और एक्सपेंडिचर के हेड है, उसके अंदर बड़े सारे हेड बनेंगे। घर का बनेगा तो उसके अंदर आपको फंक्शंस में भी जाना है, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करने हैं, ठीक है ना? एक हमारे दिमाग में कंप्रेहेंसिव आइडियाज इसका आता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट के एक पार्ट होता है। अपने घर का आप में से किस किसने बनाया है? और आप में से टैली कितने लोग जानते हैं? टैली कितने जानते हैं? 1 2 3 4 5 नहीं जानते, 7 8।
अपने घर का बजट और एक्सपेंडिचर इंटरनेशनल में टैली पे डाला है? ऐसा किया किसी ने? एक तो टैली आप सब लोग सीख लीजिए, क्योंकि आप कॉमर्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के हैं ना, और मैंने अभी कहा था ना शुरू में टैली एंड जीएसटी स्किल का भी एक विषय बढ़ गया है। बैंक की बात आई, अब बैंक के अंदर क्या क्या होता है, हम बच्चों को बैंक विजिट कराने से पहले थोड़ा सा उसे फीड करें। हम बैंक में जाएंगे तो बैंक के अंदर में करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वो हैं, ओवरसीज ब्रांच हैं, चेकबुक क्या होती है, पेइंग स्लिप क्या होती है। प्रैक्टिकली बच्चों को हमने दिखाया, बैंक में ले जाकर के उसकी फंक्शन भी दिखाया। बैंक वाले भी बड़े खुश होते हैं जब हम बच्चों को लेके जाते हैं पहले से, पर मतलब बच्चों को फील कर रहा है कि बैंक में हम जा रहे हैं तो हमें बैंक में विजिट में किन किन बातों का ध्यान, तो उनका बैंक विजिट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। आप में से ऐसे कितने हैं जो कह सकते हैं 11th 12th के हमारे सब बच्चों के बैंक अकाउंट खुले हुए हैं? वो कम है, अभी 4-5 के आप खड़े हुए हैं। मतलब एक आइडिया, सब बच्चों के बैंक अकाउंट खुल जाए और उनको चेकबुक भरनी, पेइंग स्लिप भरनी, क्या हमने सिखा दी। MICR है, वो एक तो क्लास में तो है, वो ठीक प्रैक्टिकली वो अपना करें। वैसे तो ATM से विड्रॉल होता है, कभी कभी तो चेक से भी विड्रॉल कराने का तरीका प्रैक्टिकल बनना आना चाहिए। ATM से भी डिपॉजिट होता है तो कभी कभी पेइंग स्लिप से भी डिपॉजिट करा देना चाहिए। ऐसे ही अभी बात आई है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की विजिट करने की बात है। हम बच्चों को लेके जाएं, ग्रुप्स में लेके जाएं, एकदम इतने सारे मत ले जाएं कि मेला बन जाए, क्योंकि वो एजुकेशनल टूर होना चाहिए। और बच्चों को जाते समय पहले से हमने फीड कर लिया, क्या हमने PPT से प्रेजेंटेशन ही दे दिया कि हमें क्या क्या देखना है। फैक्ट्रीज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, पर्सनल है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेज है, ये सब चीजें रहती है ना। तो बच्चों को अगर हमने थोड़ा पहले फीड किया और उसके बाद में एक ग्रुप में, तो बच्चों को समझ भी आए और फैक्ट्री से भी बात की हमने। और खासकर ऐसी फैक्ट्री में जो जीरो से स्टार्ट होकर आज एक आइकॉन बन गए हैं, वहाँ ले जाकर के थोड़ी उनकी ब्रीफ हिस्ट्री भी हमने बच्चों को बताई और वहाँ पे बताया कि हमें फैक्ट्री विजिट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो फैक्ट्री विजिट भी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। और बाद में बच्चे उसके ऊपर अपना पेपर प्रेजेंटेशन हमने फैक्ट्री विजिट में किन बातों का ध्यान रखा है, क्या देखा है, क्या समझ आया, हमें कैसा लगा, हमने इंटरेक्शन की, कोई बातचीत की, डायलॉग करवाने चाहिए। जो फैक्ट्री के डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट हैं उनके लोगों के साथ बच्चों का जो है डायलॉग हो, कन्वर्सेशन हो। और इसलिए बच्चों को कुछ बातें क्या पूछनी चाहिए, थोड़ी सी बच्चों से को दिमाग लगाइए। पहले आपने सुन ली, बाद में बच्चों को थोड़ा आपने गाइड भी कर दिया, तो फैक्ट्री विजिट भी फ्रूटफुल बनता है। और बच्चे फिर ये मैनेजमेंट स्किल भी सीखते हैं। ऐसे ही आजकल शेयर मार्केट बहुत चल रही है। हमने बच्चों को कभी टीवी पर शेयर मार्केट दिखाई है? सेंसेक्स डाउन हो रहा है, शेयर का रेट बढ़ रहा है तो ग्रीन है, डाउन हो रहा है तो रेड है और रेट बढ़ रहा है तो उसके अंदर घट रहा है, तो वो हमने कभी दिखाई है? वो दिखानी चाहिए। शेयर फॉर्म क्या होता है, बच्चों को प्रोस्पेक्टस कितने लोगों ने दिखाए हैं? कंपनी जो है प्रैक्टिकल ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लीजिए और दिखाइए प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हाउ टू फिल द शेयर फॉर्म। हमने अगर शेयर अप्लाई करने तो फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल नॉलेज डाउनलोड करके और बच्चों से भरवाइए। हमने बैंक अकाउंट खुलवाए, कंपनी दिखाई। अब हम जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट एक्ट आते हैं। पार्टनरशिप एक्ट का नाम आया, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट का नाम आया,
कंपनीज एक्ट का नाम आया, तो कंपनीज एक्ट की कुछ प्रोविजन तो हमारे जो बच्चों की सिलेबस की बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें दिए हुए हैं। एक्ट नहीं बच्चों ने कभी पूरे देखे होंगे, तो एक्ट की कॉपी मंगा करके हमने बच्चों को दिखाई है, ऐसा किसी ने किया है क्या? कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट है, और कई तरह के एक्ट लगते हैं, 5-6 तरह के, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्ट की कॉपी मंगानी चाहिए, और वो एक्ट की जो प्रोविजन हमारे पास में है उसको थोड़ा हाईलाइट भी करवा देना चाहिए। देखो तुम्हारी किताब में इसके अंदर भी ये दिया हुआ है, तो बच्चे उस चीज को समझते हैं। फिर बैंक अकाउंट दोनों में है, डिजिटल फॉर्म में भी है और फिजिकल में भी है, दोनों बच्चों को दिखाना चाहिए। मैंने सुबह भी कहा था, मतलब पहले में भी, बच्चों को एनालिसिस करना सिखाना चाहिए। कंपनीज की बैलेंस शीट, कंपनीज का प्रॉफिट, कंपनीज का लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बच्चों को एनालिसिस करना सिखाना चाहिए, विश्लेषण कैसे करते हैं। भारत का बजट, कितना बजट हमारे कितने स्कूलों में उसको डाउनलोड कर लिया हमने, अभी जो बजट आया था, कितने लाख करोड़ का बजट था वो, क्या आपने डाउनलोड किया? कितने लाख का बजट था वो? 8 भारत का। हाँ, यूपी का कितने लाख का था? अभी तो कल ही आया है, 8 लाख करोड़ का है। भारत का कितने का है? 56 है 60 लाख, नियर अबाउट 60 लाख करोड़ का बजट है भारत का। उसको हमें डाउनलोड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अभी आए कि इनकम टैक्स के प्रोविजन बताने चाहिए, तो अप टू ₹12 लाख नो इनकम टैक्स एप्लीकेबल है ना, ये बच्चों को बताना चाहिए। अगर 12 लाख से एक हो गया तो फिर आपका 4 लाख से शुरू हो जाएगा, हैं? ये उसके बजट के मोटे मोटे पॉइंट्स हम इसे बोलते हैं जिस्ट, हमने निकाल करके बच्चों को भी पढ़ने के लिए दिए, उनसे भी जिस्ट निकलवाने की बात कर हमने भी निकाल करके दिए। और हमारी अभी 5th इकोनॉमी है, अगर हम 1st इकोनॉमी बनेंगे तो हमारा बजट कितने बड़ा होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन भी हम करना सिखाएंगे। तो अभी इसमें से एक विषय जो आज हमें कहते हैं, सारे कंपटीशन के विषय भी मत बनाइए, बनाने अच्छी बात है। हम अपने स्कूल में वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली कुछ डिबेट्स, कुछ डिस्कशन करा सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। जैसे बजट ही आया, चाहे यूपी पे करा लो, चाहे इंडियन बजट पे करा लो, तो पेपर रीडिंग भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है, डिबेट्स भी हो सकती है, जिस कॉन्टेस्ट भी करा सकते हैं। परंतु ये हमें कराना है, और ये इनोवेशन सारा का सारा हमको ही लेना है। इसमें कोई प्रिंसिपल आपको नहीं मना करने वाले, आपने क्लासरूम में ही कराना है। ये आपकी टीचिंग का एक पार्ट है, और क्लासरूम टीचिंग से कोई आपको मना करता है क्या? नहीं करता है ना। मैं जब पार्ट फर्स्ट में आया, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा था, तो हमारे टीचर ने, प्रोफेसर ने कहा देखो कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और अर्निंग भी देना शुरू कर देता है पढ़ते पढ़ते। तो पहले तो सब बैंक अकाउंट खोलो, उसके अंदर कुछ पैसा डालो, जितना भी डाल सकते हो। तब क्या 5 रुपए से अकाउंट खुल जाता था। सेविंग अकाउंट है, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा तो साल में 50 पैसे का तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप मिनिमम उसमें 50 शेयर का लॉट अप्लाई कर सकते थे। शेयर मार्केट में आप में से कोई बच्चों को शेयर मार्केट लगे गए हैं? आजकल शेयर मार्केट है नहीं, सब टीवी पर ही चलती है। तब शेयर मार्केट दिल्ली के आसफली रोड पे थी, स्टॉक एक्सचेंज था, हमें वो विजिट कराने लगे थे स्टॉक एक्सचेंज से बात करके। तो मिनिमम 50 शेयर्स का लॉट आता था, तब 10 रुपए का एक शेयर भरा जाता था। ये प्रीमियम का सिस्टम ही नहीं था। तो 500 रुपए कि तुम 500 रुपए कमाओ पहले, फिर उसको जो है शेयर मार्केट में अप्लाई करो। तो उसने तरीका भी बताया टीचर ने कि आप समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई का पार्ट है ये, आप पार्ट टाइम जॉब कर लो अकाउंट्स की, आप ट्यूशन पढ़ाइए,
तो तुम खुद अर्न कीजिए, और जब अर्न खुद करेंगे तो उसको शेयर मार्केट में और बैंक में एफडी कराइए। चाहे 10 रुपए की एफडी कराइए तो बैंक में 10 रुपए की एफडी भी होती थी, और शेयर मार्केट में मिनिमम 500 रुपए आपको लगाने हैं, तो पहले 500 रुपए कमाओ और फिर लगाओ। तो ये प्रैक्टिकल है कि आपको लगेगा कि नहीं आप कमा भी सकते हो, और ये आपकी पढ़ाई का पार्ट है। ऑल दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ योर स्टडी, ऐसा बताया उन्होंने हमें। तो ये सारा विषय कि हम क्लासरूम टीचिंग को कितना यूजफुल बना सकते हैं बच्चों के लिए। एक विषय है कि 9th-10th की काउंसलिंग करनी चाहिए। अभी 12th की तो काउंसलिंग पूर्व छात्रों ने की थी, बहुत कम स्कूल जुड़े। अब जैसे मैं देखा था, मैस्टर सब जगह गया था और बच्चे बड़े खुश थे। तो बच्चे और काउंसलिंग के बीच में हमारा एक मीडिएटर का रोल होना चाहिए। तो हम जो है उसके अंदर एक क्या बोलना चाहिए, ऑब्स्टेकल क्रिएटर तो नहीं बनना चाहिए ना, तो वो बन रहे हैं कई बार, तो वो भी हमें रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है ना। तो ये सब हम करेंगे, और आप में से कुछ टीचर जो बनते हैं, एक पीपीटी तैयार कर लो, क्लासरूम टीचिंग को हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो उससे आपकी जो कंपटीशन जो आप एक प्लान कर रहे हो, तो बच्चों से भी आइडियाज लीजिए। अभी जो आपने आइडियाज दिए हैं, यहाँ पे अपने सजेशंस दिए हैं, बच्चों से भी लीजिए। बच्चे हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्या कहना है आपका? हमें क्यों ज्यादा है? बच्चे ज्यादा है, तो बच्चों से भी लीजिए। और बच्चों का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, वैसे तो टीचिंग के अंदर, स्टडी के अंदर, क्लासरूम बच्चों का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, उतनी आप लोगों की टीचिंग स्किल भी बढ़ेगी। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ? बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बच्चे जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना उस सब्जेक्ट के, उस कंसेप्ट को वो, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी। आप क्या चाहते हो? बच्चों की सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़नी चाहिए ना। तो इसको आप जो नई शिक्षा नीति भी कहती है, लर्निंग बाय डू, लर्निंग बाय एक्टिविटीज, जॉयफुल। आवाज एक चुटकुला चल रहा था। एक आदमी गया और रास्ते में था, तो एक भिखारी था, वो भीख मांगा, 10 रुपये उसे दिए और कहता है तू ना एक रसीद बना के साइन करके मुझे दे दे। कहती भीख की भी रसीद साइन है? कहते हैं हाँ, मुझे अपने वो अकाउंटेंट को देनी पड़ेगी, 10 रुपये मैंने कहाँ खर्च किया। ऐसे चुटकुले की बन जाती, ठीक है, तो वो रसीद भी देनी पड़ेगी कि मैंने वो दी थी उससे। तो ऐसे भी चलते हैं। तो कहते हैं ना कि जब अकाउंटिंग होती है तो उसकी प्रॉपर वाउचर चाहिए, उसके आधार पर कैश बुक बनेगी, कैश बुक के आधार पर लेजर बनेगा, लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके आधार पर बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के आधार पर डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल और हमारे बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए। तो बेसिक चीज क्या बना दी उसने? उसके ऊपर वाउचर बना दिया, कैश बुक बना दी, लेजर बना दिया। तो ये सब चीजें उसके अंदर जोड़ रखी है। तो आप सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, यहाँ सब नोट भी किए हुए हैं हमें इस सारे कामों को करने के लिए। एक तो यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन सिस्टम में कॉमर्स को हम कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ऐसा कुछ विषय आया था। तो एक टोली हमें इस चीज के लिए बनानी पड़ेगी, और टोली 3 चीजों का काम करेगी। एक तो जैसे जो बताया कि यूपी बोर्ड में प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम अपनी जो असाइनमेंट्स होती हैं, अपने क्लासरूम असाइनमेंट्स में हम कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो करेगी। दूसरा है कि हम अपने डेली टीचिंग के अंदर इसको कैसे प्रैक्टिकल वे में जोड़ सकते हैं। और तीसरा है कि हमने जो ये एक प्लान सोच रहे हैं कि कॉमर्स फेयर हमारा होना चाहिए, तो वो हम कैसे डेवलप करें, डिज़ाइन करें आप सब लोगों के सजेशन के हिसाब से, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाए, और उसको फिर हम कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन और एक डिज़ाइन करें तो एक अच्छा कार्यक्रम बन जाए।
आपने यहाँ पे एक वो देखी है, बच्चों के मॉडल्स देखे हैं, तो मॉडल देख करके आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं। अपने अपने स्कूलों में हम एक लैब बना दें ऐसे मॉडल्स की। अगर रूम नहीं है तो 2-3 अलमारियों में चाहे बना दें, ठीक है ना। और पर बनाने का प्रयास करें, और जब बच्चों को हम देते हैं तो बच्चे जो है उसे बनाते हैं। एक बच्चे ने तो मॉडल बना दिया, मैं चांद पे लेके जाऊंगा सबको, हैं, तो उसका विजन तो देखो ना। तो ऐसे ऐसे मॉडल बना लेते हैं बच्चे, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो मॉडल तो बच्चों के दिमाग में है, उसको जो है एक रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश्ड गुड्स के रूप में डेवलप करने का काम हमारा है। तो मैंने कहा ना, भारत के लिए 4 बातें थी। पहली बात बताई थी विश्व गुरु भारत, दूसरा सोने की चिड़िया भारत, तीसरा यहाँ दूध घी की नदियां बहती हैं। दूध घी की नदी बहने का मतलब क्या था कि यहाँ पर पहले जमाने में किसी के घर में कोई जाता था तो पानी की जगह से दूध पिलाते, कि दूध बहुत था। दूध बहुत था यानी कि दूध देने वाले जानवर बहुत थे। दूध देने वाले जानवर थे, इसका मतलब उनको देने के लिए चारा था, पानी था, अच्छी खेती थी। तो विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, दूध घी की नदियों वाला भारत, और चौथी बात क्या थी भारत के साथ में जुड़ी हुई, बताएंगे आप में से? ईमानदारी इतनी थी कि लोग घरों में ताले, चोरी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, डाका नहीं था, ठगी। इसलिए अंग्रेजी संस्कृत में ताला शब्द नहीं है, क्योंकि जब संस्कृत भाषा बनी तो उसमें ताले होते ही नहीं थे। केवल एक जानवर से बचने के लिए साकल लगा दिया करते थे। तो ये भारत की प्राचीन विशेषता थी। हमने अपने शिक्षण से और छात्रों के पराक्रम से उसको दोबारा पाना ही नहीं है, उससे आगे बढ़ना है, वो लक्ष्य हमारा है। उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, और मिलकर जितना अच्छा प्रयास करेंगे उतना ही सफलता मिलती रहेगी। इस प्रयास की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। जितना काम करते जाएंगे उतने नए नए आइडियाज, नए नए सजेशंस, नए नए विजन डेवलप भी होते जाएंगे। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होती है। जब गंगोत्री निकलती है तो पतली सी धारा होती है, और जब गंगा सागर में मिलती है तो कितना थोड़ा पार्ट। तो गंगोत्री की शुरुआत हम करें, गंगा सागर तक जाते जाते गंगा खुद ही एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छे आपके बहुमूल्य सुझाव आए। हम लोग एक अच्छे क्रिएटिव, इनोवेटिव और विजन के साथ और एक संकल्प के साथ में कि हमारे विद्यालय के अंदर हमारे क्षेत्र का सबसे अच्छी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल वे में होगी। पूरे अपने इलाके के क्षेत्रों के लिए हमारा विद्यालय इस पढ़ाई का एक मॉडल सेंटर डेवलप हो जाएगा। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान।